नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय खतरनाक होता जा रहा है। आज यानी गुरुवार को गुजरात के तटीय इलाकों से टकरा सकता है, जिसे देखते हुए सरकार की तरफ से तैयारियों को पूरा कर लिया गया है और निचले इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। और वही बताया जा रहा है कि महा तूफान बिपरजॉय कच्छ और सौराष्ट्र की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज शाम तक जखाऊ बंदरगाह से टकराने का अनुमान है। बिपरजॉय के मद्देनजर कच्छ समेत गुजरात के 8 जिलों में बाढ़ बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 74,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया भी गया है। तो चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात के कच्छ तट से 170 किलोमीटर की दूरी पर ही रह गया है और मौसम विभाग का यह कहना है कि आज रात 9 या 10 बजे तक तट पर पहुंच सकता है। फिलहाल इससे बचाव के लिए अभियान भी जारी है और तकरीबन 75,000 से ज्यादा लोगों को तट के किनारे से अब तक निकाला जा चुका है और सुरक्षित स्थानों पर उन्हें शिफ्ट भी किया जा चुका है। लेकिन इन तस्वीरों के माध्यम से ये समझा जा सकता है, देखा जा सकता है कि यह तूफान कितना रौद्र रूप लेकर के आने वाला है, कितना तबाही मचाने वाला है, कितना तांडव दिखाने वाला है। फिलहाल साबरमती रिवर फ्रंट और द्वारकाधीश मंदिर को सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया है और यह चक्रवाती तूफान कच्छ और पाकिस्तान के सिंध के तट से टकराएगा। और देखिए, बीते 60 सालों में ये तीसरा तूफान है जो पश्चिमी तट से टकराएगा। तो अब कच्छ से 170 किलोमीटर दूर ही ये चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जो है वो रह गया है और रफ्तार, ये कहा जा रहा है कि रफ्तार थोड़ी कम हो गई है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। और इसी लिहाज से देखिए, टीमें, एजेंसियां जो है, सुरक्षा एजेंसियां तैनात कर दी गई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मौसम विभाग लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए है और लैंडफॉल के वक्त हवा की रफ्तार तकरीबन 150 किलोमीटर की रफ्तार से हो सकती है, ये जानकारी भी सामने आई है। और चक्रवाती तूफान यानी बिपरजॉय गुजरात के कच्छ तट से करीब 170 किलोमीटर ही दूर रह गया है और आज शाम 4 बजे के बाद की ये जानकारी है कि शाम 4 बजे के बाद ये गुजरात के तट से टकराएगा। 170 किलोमीटर की ये रफ्तार, 170 किलोमीटर ये दूर रह गया है और गुजरात के जखाऊ बंदरगाह से टकराने में अब कुछ ही घंटे रह गए हैं। हालांकि आप तेज हवाएं देख सकते हैं, समुद्र में उफानें जो हैं, लहरें जो हैं वो बड़ी बड़ी उठने लगी हैं और बारिश का दौर भी देखिए लगातार हर जगह जारी है। और इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी की ओर से ये रेड अलर्ट का मैसेज भी जारी कर दिया गया है और सरकारी एजेंसियों को भारी बारिश और बहुत तेज हवा के प्रभाव से बचने की तैयारियों को लेकर सचेत भी किया गया है। तो तैयारियां पूरी हैं और अब 170 किलोमीटर दूर ये चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और कुछ घंटे का समय महज बचा हुआ है जब ये गुजरात में आएगा। और उसके बाद इसका नज़ारा कैसा होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसका धीरे धीरे रफ्तार जो है इसकी कम होती जा रही है, लेकिन खतरा अभी तक नहीं टला हुआ है। आसपास के जितने तटीय इलाके हैं वहां पर हजारों की संख्या में लोगों को बाहर हटा दिया गया है, यानी सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो चलिए आज इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले आपका तारुफ करवा देती हूं। डॉक्टर शरद गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, पर्यावरणविद हैं। एनपी सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर शरद गुप्ता जी मैं आपसे ही करूंगी। अब चूंकि ये कहा जा रहा है कि 170 किलोमीटर ये चक्रवाती तूफान बिपरजॉय रह गया है और कहा यह जा रहा है कि इसकी रफ्तार जो है वो कम होती जा रही है, लेकिन खतरा अभी तक नहीं टला है। इस पर क्या पूरी जानकारी आप दर्शकों को देंगे? जी, जैसा कि आपने कहा कि ये तो अच्छी बात है कि उसका वीक बढ़ता जा रहा है जो साइक्लोन है, लेकिन जो इसकी स्पीड है वो इतनी ज्यादा है कि एक जो समुद्र तट पे जितने भी कंस्ट्रक्शंस हैं, जितने भी वहां पे लोगों के अपना दुकान, घर, मकान और बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि
समुद्र जो है बहुत लोगों को रोजगार भी देता है। जो डिफरेंट चौपाटीज है वहां पे सबों के जो भी उनके बिजनेस के बने हुए होते हैं वो सब का बहुत नुकसान होने की संभावना रहती है। और वो जो खाली तट पे ही नहीं उसके अंदर जब जो जाता है तो कम से कम 100 200 किलोमीटर तक जो उसके उसमें जद में आता है। और 150 किलोमीटर की स्पीड से बहुत सारा छतें उड़ जाना, सारे जो होर्डिंग्स है, घर है, झोपड़ियां हैं, उनके नुकसान तो होता ही है। साथ में जो बारिश जो साथ में आती है और ये अननेचुरल रेन्स है। और रेन्स जो है ये बहुत थोड़ी नहीं होती, बहुत हैवी रेन्स होती हैं। तो उससे बाढ़ जो आती है, पानी जो आता है वो अपने आप में एक बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि ये नेचुरल टाइम पे जो रेन होती है वो नहीं हो रही है। दूसरे नंबर पे इससे हमारे सबसे ज्यादा मानसून पे इफेक्ट पड़ने जा रहा है। जो हमारा मानसून आ रहा था वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ वैसे भी इस साल मानसून लेट हो गया है। दूसरी तरफ से प्रोडिक्शन है आईएमडी की कि इस साल मानसून जो है 90% रहेगा, नॉर्मल से वीक रहेगा। तो ये संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि जो मानसून है वो और लेट हो जाएगा। और जो एक्चुअल जो है द्वारा से जो मानसून का है वो जुलाई के मिड में जाकर के आ पाएगा। तो हमारे यहाँ इस साल वैसे भी बहुत बड़ी सूखे की संभावना व्यक्त की जा रही थी। तो इससे लगता है कि हमारा सारा इकोलॉजिकल सिस्टम और जो साइकिल है हमारा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, मानसून की आपने बात की, इसका मैं जिक्र करने ही वाली थी, क्योंकि मानसून जो है वो आगे बढ़ रहा है और ऐसे में बिपरजॉय चक्रवाती तूफान की वजह से मानसून पर कितना असर पड़ेगा ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन एनपी सिंह जी, अब जो तैयारियां हैं सरकार की ओर से, मौसम विभाग जो लगातार चेतावनी जाहिर कर रहा है, टीमें भी तैनात कर दी गई हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये जितनी व्यवस्थाएं की गई हैं ये दुरुस्त हैं, या ये तूफान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ऐसा लगता है कि और ज्यादा व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ सकती है? जी देखिए, बिल्कुल अगर आप देखेंगे कि अगर हम पीछे के समय में जाएं, मैं 83-84 में जामनगर में रहा हूं और उस समय जो तैयारियां, जो हालात होते थे और जिस तरह से नुकसान होता था किसी भी तूफान का, वो अकल्पनीय है आज की तारीख में। आज जो हमारी तैयारी है वो बहुत ज्यादा तैयारी हैं और जान माल दोनों के नुकसान को बचाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, जो जिला प्रशासन, जो सरकार, जो हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हमारी जो आर्मी, हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी ने मिलकर जिस तरह की तैयारी की है, जिस तरह से इवैक्यूएशन कराया है। देखिए, जो ये कोस्टल एरिया है गुजरात का, ये बहुत ही सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे कि हमारी सिविलियन पॉपुलेशन के अलावा हमारे नेवी के कई और आर्मी के और एयरफोर्स के कई इंपॉर्टेंट बेसेज, इंस्टॉलेशंस वहां पर हैं। अगर आप देखेंगे द्वारका में, अगर आप देखेंगे मांडवी में, ओखा में, जामनगर में, तो ये हमारे लिए बहुत ही, और कांडला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, इतने सारे पोर्ट भी हैं, रिफाइनरीज हैं। तो देखिए, पूरी जो कोस्टल लाइन है ये गुजरात की, ये हमारे लिए व्यापारिक, सामरिक सभी और रक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और जो तैयारी की गई है बहुत ही, मैं समझता हूं कि काफी जो एक वार फुटिंग पर हम कह सकते हैं, उस तरह की तैयारी की गई है कि ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। और स्पेशली जो जान का नुकसान है, कोई भी व्यक्ति उसमें ट्रैप ना हो, इवैक्यूएशन कराना, सभी को सेफ जगह ले जाना, और जो प्रयास किए गए हैं बहुत ही सराहनीय है। और जो अभी खबरें मिल रही हैं एक काफी हद तक एनकरेजिंग है कि स्पीड कुछ कम होती जा रही है। जैसा एक्सपेक्टेड था कि 150 से ऊपर हो जाएगी, अब लग रहा है कि ये उससे नीचे रहेगी। और जो नुकसान होने की जो संभावनाएं, अपार संभावनाएं थी, मुझे लगता है कि वो शायद उससे कम ही रहेगा और हम बहुत ही इफेक्टिवली इसे हैंडल कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा होता है कि रफ्तार उसकी कम हो जाती है जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिलहाल शरद जी, अब जैसा कि आज का वो दिन है जब वो गुजरात में पहुंचेगा, तूफान मचाएगा, रौद्र रूप दिखाएगा, लेकिन 15 तारीख के बाद क्या असर इसका होगा? चूंकि मैं अभी जब पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि मौसम विभाग के अनुसार ये बताया गया कि 16 जून यानी कल राजस्थान के, चाहे हम बात करें उदयपुर, जोधपुर की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, यहां पर इसका असर आगे चल के देखने को मिलेगा। तो क्या
ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसका असर बहुत लंबा टिकने वाला है? बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ जो हम लोग कृषि प्रधान देश हैं और हमारी जो खेती का है वो मानसून पे ही निर्भर करता है, क्योंकि 70% जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं वो सारे इसी टाइम फिल होते हैं। मानसून के दौरान हमारे सारे जलाशय भर जाते हैं। जलाशय से जो है हमारी वाटर सप्लाई जो है पूरे साल की, बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे पीने के पानी की जो वाटर सप्लाई है उसी पे हम डिपेंडेंट हैं। तो मानसून हमारे यहाँ की इकोनॉमी जो है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। दूसरे हमारे यहाँ जैसा आप देख रहे हैं कि वैसे नदियां सूख रही हैं, पोखर सूख रहे हैं, तालाब खत्म हो गए, और जितना भी है वो मानसून के ऊपर हम लोग बहुत सारा कुछ मानसून पर डिपेंडेंट है। अगर मानसून अच्छा रहता है तो हमारे यहाँ किसानों में खुशी आती है, हरियाली आती है, हमारा जो सारा इकोलॉजिकल सिस्टम है वो सब मानसून डिपेंडेंट है। बिन पानी सब सून जैसा कहा जाता है। अगर ये साइक्लोन से हमारा मानसून अगर लेट हो जाता है, मानसून इफेक्ट होता है, तो हमारा जो कृषि है वो उस पर दिक्कत आएगी। जो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं वो जलाशयों से पानी लेती हैं, उन पर इफेक्ट आएगा। जो ड्रिंकिंग वाटर है उस पर इफेक्ट आएगा। तो इसका एक बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत सारे मल्टीपल इफेक्ट्स आएंगे। जीवन के हर पहलू को ये टच करता है। तो मैं नहीं सोचता कि अगर ये इससे हमें कितना नुकसान होगा ये आगे आने वाला समय बताएगा। ठीक है, यानी लगभग अगर अंदाजा लगाया जा सके तो वो कितने घंटे होंगे? 48 घंटे क्या है माने जाएं कि आज से जब तूफान आने वाला है तो इससे अगले 48 घंटे हैं जो ये बहुत चेतावनी भरे हो सकते हैं, इसमें बहुत संभल के रहना पड़ेगा। तूफान हो सकता है, भारी बारिश आ सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं, ऐसा मानकर चला जा सकता है यानी? बिल्कुल। देखिए, जो आने वाले 24 घंटे हैं वो बहुत ही निर्णायक होंगे इस चीज को तय करने के लिए कि इस तूफान का, इस भयावह तूफान का हमारे कोस्टल एरिया पर, हमारे देश को, हमारी जितनी भी गुजरात की जो कोस्टल एरिया है उस पर कितना प्रभाव होगा। सभी की नजर है, बहुत चौकन्नी नजर है। और जैसा डॉक्टर शरद गुप्ता जी ने अभी बताया है कि देखिए इनका जो लॉन्ग टर्म जो नुकसान होता है इस तरह के तूफानों का, कि ये प्रभावित कर देते हैं उस नॉर्मल मानसून साइकिल को। और हमारे देश में जो कि एक कृषि प्रधान और मानसून पर आधारित, क्योंकि मानसून बहुत कुछ तय करता है। देखिए, पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है पानी की कमी के लिए, इसलिए मानसून जो है वो एक बहुत बड़ा सहारा होता है। अगर मानसून नॉर्मल रहता तो आप देखिए कि हमारी जिस तरह से विकास की गति, जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट है पिछले कुछ सालों में, बहुत ही दुनिया में सबसे अग्रणी हम बने हुए हैं बड़ी इकोनॉमी में। और उसका कारण यह है कि पिछले कई सालों से जो मानसून रहा है वो एवरेज या उससे बेहतर रहा है। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो पानी, जो वाटर लेवल है, जो धरती में जो पानी का स्तर है वो लगातार नीचे चलता चला जा रहा है। तो देखते हैं कि किस तरह से कम डैमेज हो और मानसून को भी ये कम से कम प्रभावित करे, तब भारत के लिए बहुत ही एक अच्छे उसमें देखा जाएगा। अगर इससे बहुत ज्यादा ऑल्ट्रेशन होता है मॉनसून अराइवल में, तो जाहिर है उसका हमारी खेती पर और इवेंचुअली हमारी इकोनॉमी पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, अब एक इससे जुड़ा ये भी सवाल है एनपी जी कि इस रूट के जो बिपरजॉय तूफान है, इसके रूट में जो राज्य नहीं पड़ेंगे, क्या उसमें भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? वो राज्य भी इससे कहीं ना कहीं इसके चपेट में आ सकते हैं इस तूफान के? देखिए, दो संभावनाएं हो सकती हैं। एक संभावना है तात्कालिक और इमीडिएट इम्पैक्ट या तात्कालिक प्रभाव। अभी जो है जिस तरह से बहुत तेज हवाएं, और ये अगर किसी भी नेबरिंग स्टेट्स में आती हैं, कुछ डैमेज हो जाता है। एक तो वो डैमेज होता है, दूसरा जो लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकता है, जो हमारे अगर मानसून का पैटर्न ऑल्टर हो गया तो गुजरात हो, राजस्थान हो या पूरे तटीय एरिया हो, उस पर या पूरे देश पर किस तरह से प्रभाव पड़ सकता है, ये देखने की चीज होगी। आने वाला समय बताएगा। हो सकता है कि हमारा जो मानसून साइकिल है वो बिल्कुल सामान्य रहे, 90% से ऊपर रहे, लेकिन अगर इसकी वजह से कुछ अल्टरेशन होता है तो निश्चित रूप से कुछ विपरीत प्रभाव हो सकता है। ठीक है,
शरद गुप्ता जी, अब ये चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जो है ये बाकी के तूफान से कितना अलग नजर आ रहा है, कितना अलग आप भाप पाए हैं अभी तक? क्योंकि इससे पहले हमने देखा 2021 में मुंबई में जैसे तूफान आया था और इस बार 2023 में ये तूफान आ रहा है, तो इसमें और पिछले तूफान में कितना अंतर है और ये गैप क्या बताता है तूफान का? इस बारे में जरा समझाइएगा। देखिए, ये जो तूफान है इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो एरिया है वो बहुत बड़े एरिया को कवर करने जा रहा है। जो पहले हमारे एक बार 2018 में आया था, हाँ। उसने हमारे यहाँ डैमेज किया था, लेकिन वो उसकी जो इंटेंसिटी थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी। हाँ। ये उससे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का है और उससे बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा है। तो इसका तो आगे आने वाला समय ही बता पाएगा कि हमारे यहाँ ये कितना डैमेज करता है। उम्मीद कर रहे हैं जैसे ये वीक पड़ता जा रहा है कि जैसे जैसे कोस्टल उसको टच करेगा शायद वीक पड़ जाए। ये आगे आने वाला समय बताएगा कि ये बड़ी अननेचुरल चीजें हैं, इसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बस ये हमारे साइंस ने तरक्की की बहुत अच्छा कि हम समय से बता देते हैं कि भाई हमारे यहाँ तूफान आने वाला है कि इतना नुकसान करेगा, जिससे हमारे जो सी में जो बहुत सारे फिशर्स हैं, जो पोर्ट्स हैं, उनको समय रहते आगाह कर दिया जाता है कि जिससे मिनिमाइज किया जा सके। लेकिन ना तो इस पर किसी का कंट्रोल है। ये ऐसी चीजें, इस पर किसी की, ये प्राकृतिक चीज है, इसके ऊपर किसी का कोई भी वो नहीं है कि जो इसको साध सके, रोक सके, कम कर सके, बढ़ा सके। ये नेचुरल चीज है। लेकिन जो प्रेडिक्शन आई है वो ये बताती है कि ये पहले से बहुत भयावह है। अब तक के जो तूफान आए हैं उनसे कहीं बहुत ज्यादा ये विनाश लीला करेगा। ठीक है एनबी सिंह जी, अब आप शरद जी की इस बात पर क्या बोलेंगे? ये मानकर चला जाए कि ये बाकी तूफान से बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये तूफान जो है ये बाकी तूफानों से बहुत लंबा भी टिकेगा, तो इससे असर क्या नमी देखी जाएगी? इससे और कितना असर हो सकता है? और क्या ये स्वाभाविक है कि आने वाले तूफानों को पहले ही भाप लिया जो है वो आसान हो जाता है? जैसा कि हमने 6 जून को पहले देखा कि बिपरजॉय आने वाला है, इसकी जानकारी पूरे देश को पता चल गई थी 6 जून को, तो भाप पाना भी क्या आसान होता है क्या? देखिए, जो हमारा मौसम विभाग है, जो उनकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो पहले से डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेहतर हो गए हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से सुनामी, किस तरह से इस तरह की चीजें होती रही हैं जिसमें बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाता था, कितनी जान माल की हानि हो जाती थी। और अक्सर जो हमने देखा है कि जो बे ऑफ बंगाल में होते हैं, जो उस तरफ तूफान आते हैं, वो ज्यादा भयंकर होते थे। लेकिन अरेबियन सी में कंपैरेटिवली जो इंटेंसिटी रही है पास्ट में वो उधर से कम रही है। लेकिन जो ये तूफान है इस बार, इसकी इंटेंसिटी एज वेल एज द पीरियड, जो लॉन्गेविटी, दोनों ही काफी लंबी हो गई है। आप देख रहे हैं कि कई दिन से हम देख रहे हैं कि किस तरह से अरेबियन सी में ये तूफान जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। किस तरह से कराची और जो पाकिस्तान की कोस्टल एरियाज थी वहां पर कितना डैमेज किया है और किस तरह से वो बढ़ रहा है, किस स्पीड से बढ़ रहा है, कितना जो है लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया है, विंड स्पीड क्या हो गई है। तो जो इसकी ड्यूरेशन है वो डेफिनेटली थोड़ी लंबी है, इसीलिए इसे खतरनाक माना जा रहा है। और हो सकता है कई बार लंबे तूफान में जो इसकी ड्यूरेशन बढ़ने से कुछ उसका जो डैमेज करने का, एक तो होता है कि लंबा हो गया तो डैमेज ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा एरिया को कवर करेगा और ज्यादा देर तक रहेगा। लेकिन कई बार अगर समुद्र में ही ज्यादा देर तक रहे और कोस्टल एरिया पर आते आते धीरे धीरे, खासकर हमारे देश के समुद्र में अगर हम बात करें तो जिस तरह से गुजरात, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, नीचे तक केरला तक जाते जाते अगर ये इसकी जो ड्यूरेशन लंबी है और इंटेंसिटी अगर कम होती चली गई तो इसका प्रभाव भी कम होगा। तो यही उम्मीद है। जाहिर है कि जो हमारे प्रेडिक्शन सिस्टम्स हैं, जो हमारे इक्विपमेंट आ गए हैं, और जो भी कच्चे झोपड़े थे हम भी सब हिल रहे हैं, आपका कैमरा भी हिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ के जितने भी कच्चे झोपड़े वाले मकान में जो लोग रहते थे उन सबको यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर हमने स्थानांतरित किया है। उन सबको खाने पीने की व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम हमारे यहाँ मौजूद है। प्रधानमंत्री देश के आदरणीय मोदी साहब सतत नजर बनाए रखे हुए हैं। गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी अमित शाह साहब, वो सब लोगों ने सब तंत्र को अलर्ट किया है। हम तंत्र के साथ में मिलकर लोगों को खाली करवा रहे हैं जहाँ पे लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया है। आपको पता है कि शाम को
तकरीबन 6 बजे के आसपास जखऊ और लखपत के बीच में कहीं पे भी ये बिपोर जो हिट होगा तो इसकी यहाँ पे ये हम अराउंड नारायण सरोवर से 120 किलोमीटर पे दूर है, फिर भी ये मांडवी का समुद्र जो मांडवी और कराची के बीच में बिपोर जो ये हिट करने वाला लैंडफॉल करने की बात है तो ये मांडवी का सीशोर है यहाँ का, और यहाँ पे भारे से भारे बारिश हो रही है और पवन भी चल रहा है। और ये पवन के कारण लोग को सुरक्षित करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके माध्यम से विनती करता हूँ कि लोग अफवाहों से दूर रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, तंत्र की जो भी सूचना है उसको अमल करें। जहाजों की परिस्थिति क्या है? आप देख सकते हैं कि पीछे जहाज लगे हुए हैं, यहाँ जहाज बन भी रहा है, यहाँ मछुआरे के लिए भी जाते हैं, माछीमार लोगों का मछुआरे के जितने भी छोटे छोटी जहाज है वो सब जहाजों को एंकरिंग कर दिया गया है। यहाँ बड़ा साहब एंकर भी देख रहे हैं, पीछे भी एंकर देख रहे हैं, वहाँ पे एंकरिंग कर दिया गया है। जहाज समुद्र से लड़ने के लिए ही बनता है और कच्छ ने हमेशा कई आपत्तियों को झेला है, बहुत सारी आपत्तियों के साथ में कच्छ रहा है और फिर से दौड़ के आगे बढ़ा है। आपको पता है कि कई सारी आपत्ति बिना कहे आती थी, जैसे कि भूकंप आया, कहा बिना आ गया था, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भूकंप से हम कच्छ के लोग बाहर आए और आज कच्छ बाहर दौड़ रहा है। तो ये जो आपत्ति है वो कह के आ रही है, तो हमने पूरा इंतजाम। तो एनपी सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा कि अभी मैंने चक्रवात ये कितना खतरनाक है, ये कैसे तय होता है, तो इसमें मुझे लगता है दो बातें निकलकर सामने आती हैं। पहला कि ये कितनी रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ेगा, और दूसरा कि ये कितने दिनों तक इसका तूफान का असर देखने को मिलेगा। लेकिन शरद जी, अब ये मानकर क्या चला जाए, ये तूफान आ रहा है लेकिन इसका असर कितना लंबा टिकेगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इससे लोगों को कितना नुकसान होगा, क्योंकि आपने पहले इसका जिक्र किया, किसान हो चाहे तटीय से जिन इलाकों से वहां लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, उनका रोजगार का जो एक मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसे में स्थानीय लोगों को और जितने भी लोग हैं उनको भारी नुकसान जरूर हो सकता है इस तूफान के आने के बाद। देखिए, जैसा कि अभी बता रहे थे कि सरकार ने बहुत सारी तैयारी कर रखी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, और सबसे बड़ा मैंने को जो पढ़ने को सुनने को मिला वो था कि पोस्ट साइक्लोन जो होगा उसकी तैयारी हमारे यहाँ बहुत अच्छी की गई है, कि जो हमारे बिजली के पोल्स हैं, जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन के पोल्स हैं, वो जो उखड़ जाएंगे उनको जो रेस्टोर किया जाना है उसके लिए बहुत जबरदस्त तैयारी है, जो कभी पहले सुनने को पढ़ने को नहीं मिलती थी। कि उसके जो डैमेज तो होगा ही, उसको तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन डैमेज होने के बाद वो हम कितना जल्दी इसको रेस्टोर कर दें। हमारी काफी सारी कोस्टल रेलवे लाइन्स हैं, रोड्स हैं, पोर्ट्स हैं, हमारे बहुत सारी मेजर इंडस्ट्रीज हैं जो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि जो गुजरात हमारा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। तो मैं उस कोस्टल एरिया को पूरा एक बार जो है द्वारका से लेकर के सौराष्ट्र का पूरा मैंने जूनागढ़ तक, और जो सोमनाथ मंदिर है वहां तक गया हूँ, पूरा देखा है। उस पूरे एरिया में इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, महत्वपूर्ण हमारे मिलिट्री के, नेवी के इंस्टॉलेशंस हैं, तो वो सब जो है इफेक्टेड डेफिनेटली होंगे, और वो किस स्तर तक होंगे वो समय बताएगा। लेकिन आम जो है जान माल की हानि नहीं हो इसके लिए सबों को हटा दिया गया, उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि जैसा कि यानी ये कहा जा सकता है कि तूफान आने के बाद सरकार के सामने चुनौती हो सकती है। एनपी सिंह जी क्या कहेंगे, ये लगभग तय माना जाए कि तूफान तो आ रहा है, सरकार ने देखिए पूरी तैयारी कर ली है, टीमें भी तैनात है, लेकिन सरकार के सामने चुनौती है कि उसके बाद कितना असर होगा, उसे कैसे समेटना है, कैसे समान स्थिति बनानी है, इसकी भी पूरी तैयारी होनी चाहिए। जी बिल्कुल चित्रा जी, देखिए क्या होता है, चुनौती तो जब से खबर मिली है कि ये तो इस तरह का एक महा तूफान आ रहा है और ये उसकी स्पीड है और इस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो जाहिर है तब से ही एक चुनौती बनी हुई है सरकार के लिए। और जैसा अभी डॉक्टर शरद साहब बता रहे थे कि देखिए पहले हमें बहुत सारी चीजों की तैयारी नहीं हो पाती थी, ऑल ऑफ ए सडन आ जाता था और जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता था। लेकिन आज जो भी जिस तरह की जो स्पीड है तूफान की और जो पॉसिबल कॉजेज हैं, देखिए लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है, तो जाहिर है कि ये मान सकते हैं कि कम से कम जान की जो हानि है वो बेयरली इन इंडिया एटलीस्ट संभवतः ना हो।
और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए बाकी चीजें सब कंपनसेट की जा सकती हैं, एडजस्ट की जा सकती हैं। 2-4-6 दिन का जो रोजगार है, जो मछुआरे हैं, जो कोस्टल लाइन में लोग एम्प्लॉयड हैं, उनका लॉस हो सकता है, लेकिन जिंदगी के लॉस से बहुत कम होता है। जिस तरह की जो प्रिपरेशन है, जो चीज एक लॉ होता है, लॉ ऑफ सॉलिड ग्राउंड, इट मीन्स पहले से तैयारी कर लेना। अगर हम प्रोएक्टिव हैं, तैयार हैं, तो हम किसी भी होने वाले संभावित जो डैमेज है उससे बच सकते हैं, उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, और जो हो गया उसे क्विकली ओवरकम कर सकते हैं। इट मीन्स जो डैमेज होंगे उन्हें तुरंत हम पहली बात तो मिनिमाइज कर दिया है, और उसके बाद भी जो होगा उसे इमीडिएटली हम उसे रिकवर कर सकते हैं, उन चीजों को बहुत जल्दी वापस उसी स्टेट में ला सकते हैं। तो बहुत ही हाई अलर्ट पर है इस समय पूरा देश, चाहे वो केंद्र से जो मिलने वाली असिस्टेंस या जो एनडीआरएफ और जो भी हमारी आर्म फोर्सेज हैं, कोस्ट गार्ड हो, इंडियन नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, वो सभी के सब पूरी तरह से दुरुस्त हैं। और जितने भी हमारे जो स्टेट की जो एसडीआरएफ और जितनी भी एजेंसीज हैं, उन्होंने सब जिस तरह से तैयारी की है, तो लगता है कि तूफान भले ही महातूफान हो, लेकिन तैयारी भी महातैयारी है, और ये हमारे होने वाले उस नुकसान को, संभावित नुकसान को मिनिमाइज रखेगी। और जो भी अगले आने वाले जो कुछ घंटे हैं, जो 12 घंटे 24 घंटे हैं, जो अब क्योंकि आज का दिन सबसे जो कयामत का दिन माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो होगा, जो लॉस हो सकता है, बहुत तेज हवाएं आ सकती हैं, वो आज शाम से रात का जो समय है वो काफी मतलब ऑब्जर्व करने वाला होगा, बट उसकी ही तैयारी भी है। बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि रौद्र रूप लेकर ये तूफान भले ही आ रहा है, लेकिन सरकार की, हमारी टीम की, सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी पूरी है उस तूफान से लड़ने के लिए। फिलहाल शरद गुप्ता जी और एनपी सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जानकारी कुछ ऐसी कि 170 किलोमीटर दूरी पर अभी ये बिपरजॉय तूफान है, लेकिन इसके आने के बाद कितनी तबाही मचती है। फिलहाल सरकार हमारी पूरी तरीके से तैयार है इस तूफान से लड़ने के लिए। और इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।